So, a very good evening to all of you again. I hope all of you are doing fine. Students, हम लोग पढ़ रहे थे Essentials of Contract Act. अभी हमने कंप्लीट नहीं करा था क्योंकि एज ऑफ स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियोस दे रहा हूँ। शॉर्ट इसलिए ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो। और आज ये असेंशियल्स हो जाएगा तो हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो में फिर थोड़ा और लेंथ में इंक्रीज कर लेंगे ताकि जो आपको कन्वीनियंट रहे, यानी कि टॉपिक भी समझ आए, इंटरेस्टिंग भी लगे और सब कुछ क्लियर भी हो जाए कॉन्सेप्ट। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे एसेंशियल्स की, यानी कि हमने डिस्कस करा था कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर हो चुका है, एक्सेप्टेंस हो चुका है, अग्रीमेंट बन चुका है, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, पर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ असेंशियल्स चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ असेंशियल्स हम कल डिस्कस कर चुके थे, क्विकली रिव्यू कर लें। कम से कम कितने लोग चाहिए हैं? 2 लोग चाहिए हैं। एक जना जो ऑफर देता है, ऑफरर या प्रॉमिसर, दूसरा जिसको दिया जाता है, प्रॉमिसी या ऑफरी। उसके बाद एक अग्रीमेंट होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक लीगल रिलेशन होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा था कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ हो सकता है, और हमने डिस्कस करा था 3 तरह के लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। वो 3 तरह के लोग कौन थे जो इनकॉम्पिटेंट थे? स्टूडेंट्स, माइनर 18 साल से कम, अनसाउंड माइंड, हमारी भाषा में हम बोल देते हैं कि जो जना पागल है, जो हमें डिस्कस करना है। कल भी मैंने बोला था डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि लॉ ने ही मना करा, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल पे आए थे, फ्री कंसेंट, जिसपे हमने डिस्कस करा था कि अगर 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक लैटिन वर्ड आया था लॉ का, कंसेंसस एड इडम। क्या था कंसेंसस एड इडम? सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट में थे तो दोनों ने सेम चीज सेम सेंस में समझी। मैंने बताया था वो 2 जने नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। कौन सी चीज है अगर कॉन्ट्रैक्ट में तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये भी हमने शॉर्ट में डिस्कस करा था कि अगर धमकाया गया है यानी कि कोअर्जन, डोमिनेट करा है किसी की इच्छा यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, धोखा दिया यानी कि फ्रॉड, और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, गलती हो गई। मैंने ये बोला था कि यही चीजें हमें डिटेल में आगे पढ़नी है। अभी ये शॉर्ट में, असेंशियल में ये बहुत ही इन लेंथ है। आज हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट असेंशियल पर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट असेंशियल क्या है हमारा? ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट असेंशियल है स्टूडेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कोई जीवन चलता ही नहीं आज के ज़माने में। कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, हाँ कुछ कुछ क्लियर है, कंसिडरेशन होना चाहिए। पैसा को लगता है पैसा तो हाँ प्राइम इंपॉर्टेंट है, हाँ है, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोला हुआ है कंसिडरेशन के बारे में? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन के बारे में एक वर्ड बोलता है, अगेन एक नया वर्ड आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स, क्विड प्रो क्वो। ये भी बाहर का एक लॉफुल टर्म है। क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब हुआ इसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर 2 लोगों के बीच, तो बदले में कुछ होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, होना ही चाहिए। अगर एक जना कोई चीज दे रहा है, दूसरा इन रिटर्न कुछ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगेन कंसिडरेशन एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और ये हमारा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में आ जाता है, पर फिर भी हमें एसेंशियल में इसको थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? तो मान लो हम अपने एग्जाम्पल पे चल रहे हैं कि ए बी को ऑफर दे रहा है कि मुझे अपनी गाड़ी आपको बेचनी है, तो बदले में बी इसको अग्रीड है, दोनों में 1 लाख रुपए कैश दे रहा है, तो ये समथिंग इन रिटर्न है। ए ने गाड़ी दी, बी को गाड़ी मिली, बी ने ए को समथिंग इन रिटर्न पैसे दिए, तो ए को पैसे मिले।
तो बोला गया अगर ये समथिंग इन रिटर्न, मान लो गाड़ी दी, पैसा नहीं दिया होता बदले में, मिसिंग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वैलिड नहीं है। अब पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि वो समथिंग इन रिटर्न कैश ही हो सकता है। मान लो अगर समथिंग इन रिटर्न कैश ना हो, ए ने बी को गाड़ी दे दी, बी ने बदले में अपना बहुत महंगा एलईडी, मान लो है, ये भी महंगे होते हैं, 55 इंचेस का बदले में दे दिया। ए ने गाड़ी दी, बी में बदले ने अपना एलईडी टीवी दे दिया। तो क्या ये असेंशियल वैलिड है कंसिडरेशन के रूप में? हमारे दिमाग में आता है नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, अरे हमने उसको गाड़ी दी, उसने हमें टीवी दिया। अब मैं बोलूं ए मान गया लेने को, फ्री कंसेंट भी था, यानी कि ए को कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे नहीं वो उसको दिक्कत नहीं है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मैंने गाड़ी दी है, ए ने गाड़ी दी है, बी ने एलईडी दिया है। तो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? समथिंग इन रिटर्न। ये नहीं लिखा है बदले में कैश हो। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बदले में पैसा भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो अगर गुड्स की बात करें बदले में है, तो अगर हम बदले में गुड्स देते हैं तो उसको बोलते हैं इन काइंड। क्या बोलते हैं? इन काइंड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, बदले में इन काइंड भी हो सकता है। हाँ, ये आज का ट्रेंड है कि हम सामान बेच रहे हैं या हमसे कोई सामान खरीद रहा है तो बदले में पैसा ही है, भले वो फिर हम कैश दें, डेबिट कार्ड स्वाइप कराएं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराएं, कुछ भी हो, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, वो बदले में काइंड भी है। तो फिर कैश है तो क्या आप भी सामान लेके जाओ तो काइंड में दे सकते हो? तो अब मुझे नहीं पता तुम्हें ध्यान है, यानी अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना। कभी कभी आपके एरिया में, बहुत पहले, अब तो नहीं है ऐसा ट्रेंड, वो लोग बर्तन बेचने आते थे अपने ऊपर ऐसे रख के बर्तन, और वो बदले में पुराने कपड़े ही ले जाते थे, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम बोल देते हैं। यस। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है इन रिटर्न कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, और भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कही अभी शॉर्ट में एसेंशियल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई मनाही नहीं कर रहा है आपको बदले में इन काइंड में कुछ देने के लिए। हाँ, कैश एक ट्रेंड बन चुका है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद और भी कई एक्ट्स आ चुकी हैं, तो उसमें कैश एक मान लो कंपल्शन है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में पूछा जाएगा ए ने बी को गाड़ी बेची, उसने टीवी दिया, तो क्या ये वैलिड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो आंसर है हाँ। आपको रीजन ये लिख देना कि कंसिडरेशन कैन बी इन कैश और इन काइंड। बाकी जैसे जैसे हम और एक्ट्स पढ़ते जाएंगे हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। आई नो बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं दिमाग में, और वो सही है, मैं तो कहूंगा उनको एक जगह लिखते रहो, और वो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट असेंशियल पे आते हैं स्टूडेंट्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उस समय ही या उस समय भी जिस ऑब्जेक्ट के पीछे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं। ए बी को गाड़ी बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पिछला ही केस है, ठीक है, पर अगर ये गाड़ी ए की नहीं है, चोरी की है, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल होंगे, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने पहले भी क्लियर करा है कि एग्जाम्पल से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर हो जाता है, पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है बस ये एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल इज जस्ट टू क्लियर योर बेस, your mind, so that you can connect any such question which is asked in the exam. Clear? तो अगर गाड़ी हम चोरी की बेच रहे हैं, कोई भी चोरी का सामान बेच रहे हैं, या कुछ भी जो आपको भी पता इन जनरल कि अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट असेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर ऐसा शायद हमारे दोस्त ने किसी ने मजाक में कहा हो,
या मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में कर लेते हैं, ए बी को बोल रहा है मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं बदले में क्या लाऊंगा? स्टार्स फ्रॉम द स्काई। बॉलीवुड फिल्म्स देखी है ना, उसमें बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। खैर वो फ्री में ले आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ए ने बी को बोला है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, बी बदले में उसको 10 लाख रुपए देगा। तो स्टूडेंट से तुम्हें भी पता है क्या ये चीज जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये केपेबल है, ऐसा परफॉर्म हो सकता है? अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई ऐसी कि अब सारे गिफ्ट्स खत्म हो गए हैं दुनिया में, आप बोल रहे हो हम चांद सितारे तोड़ लाएंगे, सितारा तो तोड़ ही लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो अगेन ये एक एग्जाम्पल है, तो आपको कनेक्ट करना है, ऐसी कोई भी चीज आ जाए जो आपको लगे कि इट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, तो यानी कि भले दो लोग हों, फ्री कंसेंट हो, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ हो, पर ये केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड ही नहीं है। कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये भी एक असेंशियल है कि हम उस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो क्या हो, मुमकिन हो, परफॉर्म हो पाए। कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली इनवैलिड बाय लॉ। ऐसे हम आगे कई कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे जो इंडियन लॉ ने ही एक्सप्रेस कर दिया है कि ये आप नहीं कर सकते हैं। तो भाई इंडियन लॉ ने अगर बोल दिया है नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अब मान लो तुमने किसी को बोला है कि ये मेरा दुश्मन है, इसका मर्डर कर दो। अब तुम बोल रहे हो हमने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों 18 साल से ऊपर के थे, तो भाई ये इनवैलिड है। और तुम बोल रहे हो सर ये तो केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म भी है, सितारे तो तोड़ के नहीं ला सकते, किसी को मार तो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इनवैलिड है, सजा हो सकती है, इसको हम इलीगल बोलते हैं। एक्चुअली इलीगल क्या है ये भी आगे के वीडियोस में आएगा जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो ये आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि हमने अभी काफी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, वीडियोस देख लिए हैं कुछ, सर ने ये नहीं बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट बोलकर अगर हुआ है ऑफर एक्सेप्टेंस तो वैलिड है या रिटन में ही वैलिड है। तो जब मैं फेस टू फेस स्टूडेंट से पूछता हूं तो सब लोग बोलते हैं सर लिखा है तो वैलिड है, बोला है तो क्या प्रूफ है? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन सही आता है, पर इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स ने, अब नाम चेंज कर देते हैं, ए बी काफी बार हो गया, एक्स ने वाई को बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक सूट स्टिच करूंगा। क्या स्टिच करूंगा? सूट। और बदले में 500 रुपए लेगा। उसने बोला एक हफ्ते बाद ले लेना। मान लो उसने बोला कि 7 नवंबर को मैं आपको बनाकर दे दूंगा। पहुंचा वाई, नहीं बना था। एक्स बोल रहा है मैंने बोला ही नहीं था 7 नवंबर के लिए। तो यानी कि वो मुकर रहा है कि ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, सूट बनाना लॉफुल है, मुकर रहा है। तो अगर वाई मान लो केस करता है तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये आपने रिटन में नहीं लिया है तो ये इनवैलिड है। पर पॉइंट क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ओरल में हुआ था तो इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। प्रूविंग एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर रहती है। अब आप बोलोगे सर अग्रीव्ड पार्टी क्या होती है? ये भी आगे टर्म आएगा तो मैं बता देता हूं। कुछ केसेस में हमारा लॉ बोलता है कि ओरल है तो कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं है, ओरल हो सकता है, पर प्रूविंग किस पे रहती है? अग्रीव्ड पार्टी पे। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है ऑब्वियसली सफरिंग पार्टी। सफरिंग मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। अब वाई का सूट नहीं स्टिच हुआ है टाइम पे तो केस तो वाई ही करेगा ना।
तो अब वाई प्रूफ कैसे करें? 1872 में एक्ट है। अब 8-10 साल से हमारे पास ऐसे मोबाइल्स है जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली, हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वो भी शायद मॉफ्ड हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वीडियोस वगैरह एडिट हो जाते हैं, किसी की भी आवाज़ कुछ मिक्स कर दो। खैर उस सब पे नहीं जा रहे हैं डिटेल पे, हमें कोई यहाँ पर कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं लेनी है, पर फिर भी अब तो फिर भी आप बोल सकते हो कि प्रूफ है। पर सोचो पहले तो ये भी नहीं था। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है पर प्रूफ करना मुश्किल है, प्रूफ अग्रीव पार्टी पे प्रूफ करो। पर साथ में ये भी बोलता है कि कुछ चीजें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिटन में ही हो सकते हैं, वहां पे ओरल भी है तो वैलिड नहीं है। अब समय बदल गया है तो तकरीबन हर तरह की चीजें रिटन में हो गई हैं, तो ओरल मना नहीं है, प्रूफ करो। पर बोलता है इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कुछ चीजें स्पेसिफिकली रिटन में है तभी वो प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। क्या है वो चीजें, डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। स्टूडेंट मान लो आप गाड़ी खरीदने गए हो, तो गाड़ी का क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन पेपर्स मिलते हैं आपको, आरटीओ से रजिस्टर्ड पेपर चाहिए, तो ये रिटन में ही हो सकते हैं ना। आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ता है। अब आप थोड़ी ऑलरेडी बोल दोगे इंश्योरेंस कंपनी से हाँ हमसे पैसे ले लेना, इंश्योर्ड हो गई गाड़ी। नहीं, रिटन में होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? ये रिटन में होना चाहिए। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि हम गाड़ी ले रहे हैं। ऐसे ही आजकल आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा है फॉर एग्जांपल बीएसटी में, तो वहां पे भी हर चीज में आता है रिटन में आपके पास बिल हो। तो ज्यादातर या हर चीज में एक्चुअली रिटन एक वैलिड प्रूफ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना नहीं कर रहा है, पर वो बोल रहा है कुछ चीजों में रिटन हो। और एग्जाम्पल पे जाते हैं हम, दूर क्यों जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है आपको शादी करनी है तो ठीक है, आप अपने ट्रेडिशन से शादी कर रहे हो, जो भी आपका रिलीजन है, पर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोर्ट में, तब तो वो एक वैलिड माना जाएगा। कल को अगर कोई केस होता है, मान लो डिवोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बोलता है रजिस्टर्ड हो, रिटन में हो इंडियन लॉ में। आप अपने रिलीजन से कर लो, मना नहीं करें, पर बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड होगा तो कोई केस पे अच्छा इंपैक्ट, आप अपनी बात प्रूफ कर पाओगे ना। आप वो फोटोज वीडियोज से नहीं कर पाओगे शायद प्रूफ। तो और भी ऐसे कई एग्जाम्पल आ सकते हैं। स्टूडेंट्स मान लो आपको कोई घर खरीदना है, आपके पेरेंट्स घर खरीदते हैं, तो क्या ओरली हो जाता है? क्या आपने किससे खरीदा, उसने आपने विश्वास कर लिया, हाँ हमने पैसे दे दिए विश्वास हो गया? नहीं, आप प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाते हो, वो सब अलग उनकी एक्ट है, पर ये आपको पता तो है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स बनते हैं। तो यानी कि हम अगर देखें तो भले ओरल अलाउड हो, पर आज के जमाने में रिटन ही हो गई हर चीज, और उस पर हम अपनी बात आसानी से प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कुछ है, दूसरा जना मुकर नहीं सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें और भी ऐसे बहुत चीजें हैं जो क्या है, रिटन में ही अलाउड है, कि रिटन है तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हमने कुछ असेंशियल्स डिस्कस कर लिए हैं सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब हम धीरे धीरे आएंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पर वो सब समझने के लिए ऑब्वियसली क्या जरूरी था कि ये सब बेसिक एकदम क्लियर हो। तो आई होप आपको अभी तक एकदम सब क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये असेंशियल्स हमें इसकी काफी चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अगेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, क्योंकि वहां वो पूछते हैं अक्सर, कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो या सीए फाउंडेशन में डिस्क्रिप्टिव, अक्सर एग्जाम में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता होने चाहिए क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून टू माय वीडियोस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर देम। आई होप you are enjoying them as much I am doing. Stay safe, stay updated. I'll see you in the next turn.